स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपको। रिट याचिकाएं। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। पूछ लिया जाता है कि भाई कि ये रिट किस सिचुएशन में जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है और किसके लिए जारी की जाती है। तो इस वजह से इस तरह का क्वेश्चन आता है। सीधे तो नहीं पूछता है, लेकिन आप लोगों से घुमा फिरा के पूछ लेता है कि भाई ये जो रिट है ये किसके लिए जारी की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा जारी की जाती है, और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल के तहत इसको जारी करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। और दोस्तों, आप में से जो लोग भी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप में से जो भी आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, ठीक है ना, उनके लिए पोल साइंस, ठीक है ना, पोल साइंस से कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एडमिशन पीएचडी एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये जो है ना, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे भी ये काम आएगा, ठीक है ना। पीजीटी के एग्जाम में आएगा, पीजीटी के एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। ये सारा काम आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। भारत में उच्चतम न्यायालय, पहला क्वेश्चन, आर्टिकल 32 के तहत। और उच्चतम ये जो है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये है आपका हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है ना, हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 के तहत, मतलब जब ये भी रिट जारी की जाएगी तो उच्चतम न्यायालय जब जारी करेगा तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करेगा, और उच्चतम न्यायालय जब जारी करेगा तो वो 226 के तहत जारी करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 32 के अंदर में क्या क्या रखा है, उच्चतम न्यायालय के लिए कर रखा है, और 226 उच्च न्यायालय, ठीक है। यह रिट अंग्रेजी कानून से ली गई है। कहाँ से ली गई है, अंग्रेजी कानून में। और वहां पे क्या थी, इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता था। क्या था कि भाई जब वहां का राजा या जो सम्राट था ना, वो ऐसी रिटें जारी किया करता था, और इस वजह से उसको न्याय का झरना कहा जाता था, ठीक है ना, झरना नहीं, झरना, न्याय का झरना कहा जाता था उसको। वो इस तरह की रिटें जारी किया करता था। लेकिन अब क्या है कि उस जो वो वाली जो चीज थी, रिट जारी करने का जो विशेषाधिकार था, अब वो उच्च न्यायालय ने ले लिया है, ठीक है ना। अब उच्च न्यायालय ही रिट जारी करता है, ठीक है। यह रिटें ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रिट 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 जो है वो किससे संबंधित है, तो हमारी अधिकारों की सुरक्षा और हमारी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए ये रिट एक प्रकार का क्या है, उपचार है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के तहत आता है ये। आर्टिकल 32 जो है ना, ये मौलिक अधिकारों के तहत आता है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय रिट संबंधी न्याय क्षेत्र उच्च न्यायालय से भिन्न है, ठीक है ना, अलग है। मतलब वैसा नहीं है जैसा उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अलग अलग है, ठीक है। रिट क्या है कि रिट जो है हमारी अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारी स्वतंत्रता को कायम करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। हमारे अधिकारों, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। ये सरकार के विरुद्ध भी हो सकता है और किसी संस्था के विरुद्ध भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी हम उसका डिस्कशन करेंगे क्या है ये, लेकिन यह किससे संबंधित है, ये हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। अब क्या है भाई, ये देखो, उच्चतम न्यायालय जो है केवल मूल अधिकारों को क्रियान्वयन को लेकर ही रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना। मैं हाईलाइटर ले लेता हूं, एक मिनट। उच्चतम न्यायालय क्या है, ये सिर्फ मूल अधिकारों के संबंध में ही
रिट जारी करता है, ठीक है ना। मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पे मूल अधिकारों को लागू करने के लिए ही ये रिट जारी कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय जो है इसके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ये रिट नहीं है, रिट है ये, ठीक है ना। आप इसको करेक्ट कर लेना, गलत नहीं लिखना है, ठीक है, रिट। तो क्या है, अब अभी मैंने आपको बताया उच्चतम न्यायालय तो सिर्फ मौलिक अधिकारों के संबंध में ही रिट जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय क्या होता है, वो अन्य किसी संबंध में भी, मौलिक अधिकारों के संबंध में तो जारी करेगा, उसके अलावा भी किसी और संबंध में भी वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना। किसी और उद्देश्य से तात्पर्य किसी सामान्य कानून अधिकार के संबंध में, ठीक है ना, कोई सामान्य कानून है उसके संबंध में भी वो रिट जारी कर देगा। तो इस वजह से अगर आप इस दृष्टिकोण से देखोगे तो उच्च न्यायालय का जो रिट संबंधी क्षेत्र है वो उच्चतम न्यायालय से ज्यादा अधिक व्यापक है, ठीक है ना। ज्यादा हो गया ना भाई, वहां तो उच्चतम न्यायालय तो सिर्फ मौलिक अधिकारों के संबंध में जारी करेगा, ये मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी ये जारी कर देगा, ठीक है। बढ़ते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है, वो पूछता है कि भाई उच्चतम न्यायालय का अधिक व्यापक क्षेत्र है या उच्च न्यायालय का अधिक व्यापक क्षेत्र है, ठीक है ना। वो इसी इनमें से ही क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई उच्च न्यायालय कोटेशन दे देगा आपको कि भाई उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों के संबंध में जारी कर सकता है रिट। फिर नीचे लिखा होगा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के खिलाफ के संबंध में जारी कर सकता है, मूल अधिकारों के अलावा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। और आपसे कहेगा सही कथन सही संगत कथन ढूंढो, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, जब उच्चतम न्यायालय नहीं कर सकता है जो काम, तो उच्च न्यायालय कैसे करेगा वो काम, तो आप उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप ये याद रखना कि उच्च न्यायालय अन्य जो संबंधित सामान्य कानूनी संबंधित अधिकार है ना, उसके संबंध में भी वो रिट जारी करता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना, एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध, ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको। परंतु उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य, ठीक है ना, संबंधित राज्य की सरकार और उस राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। कहने का मतलब है, देखो अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, तो वो चाहे केरल राज्य का मामला हो, चाहे राज्य सरकार का मामला हो, चाहे केंद्र सरकार का मामला हो, वो कहीं पे भी वो क्या बोलते हैं, वो रिट, उसका रिट रिट का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, ठीक है ना, पूरा भारत है एक प्रकार से। और भारत में चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे सेंट्रल की सरकार हो, या कोई और एजेंसी हो, उनके या कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ जारी कर सकता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो तो किसी राज्य का उच्च न्यायालय है, तो उस राज्य, उसका जो अधिकार क्षेत्र होगा वो सिर्फ उस राज्य तक होगा। वो उस राज्य की सरकार को, अगर वो मान लो यूपी का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करेगा, यूपी की जो सरकार है, ठीक है ना, योगी सरकार, उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। या कोई उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। और या फिर क्या बोलते हैं, ऐसा कोई मामला हो जो उस राज्य से संबंधित हो, ठीक है ना, तो वहां पे भी वो रिट जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में, उसका पूरा देश जो है उसका क्षेत्र है, तो इस दृष्टि से उच्चतम न्यायालय का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक है उच्च न्यायालय से, ठीक है ना। आर्टिकल 32 के अंतर्गत उपचार अपने मूल अधिकार है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर आर्टिकल 32 भी उपचार वाला अधिकार है, ठीक है ना, ये मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो ये है ना, ये 1226 के तहत जो उपचार है ना, ये विवेकानुसार है, ठीक है ना, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है ना, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। हमारे मौलिक अधिकार जो है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। उपचार का अधिकार जो है वो भी मौलिक अधिकार है, लेकिन ये 226 ये उसके अंतर्गत नहीं आता, ये उपचार विवेकानुसार है, ठीक है ना। इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है, मना भी कर सकता है, ठीक है ना। वो अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 2 से तय शक्ति प्रदान नहीं करता। यह उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों का संरक्षण गारंटी देने वाला
बनाया गया है। ठीक है ना, आर्टिकल 32 है वो क्या करता है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका रक्षक है और उनको गारंटी देने वाला है। ठीक है ना, और कौन देगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है ना, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी रिटें हैं, रिट के कितने प्रकार हैं, रिट के तो 5 प्रकार हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी का मतलब क्या होता है, कैदी। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने। करण का मतलब, करण जिस वर्ड के पीछे करण लग जाता है उसका मतलब है वो प्रक्रिया है एक प्रकार की, मतलब चल रही है। तो क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब ऐसा कार्य, बंदी को सामने करने का कार्य। ठीक है ना, ठीक है ना, बंदी को सामने लाने का कार्य। ठीक है ना, अब ये जो है इसके अंदर लैटिन भाषा से लिया गया है, ये आप लोग देख लेना। बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को हिरासत में रख रखा है। ठीक है ना, और उससे न्यायालय कहता है कि भैया इस व्यक्ति को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं इस बात की जांच करूंगा कि जो इसको जो आपने हिरासत में लिया है वो वैध है या अवैध है। ठीक है ना, अब सपोज करो पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार कर लेता है ना, किसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा। न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि उसकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। ठीक है ना, अगर वैध है तो ठीक है, आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अब वो अवैध है तो न्यायालय उसे क्या कर सकता है, उसे स्वतंत्र कर सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना, और ये क्या है, व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध हमारी रक्षा करता है। ठीक है ना, जबरन हमारे हमें कोई गिरफ्तार करे उसके खिलाफ हमारी रक्षा करता है ये वाला बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ठीक है ना, तो क्या है, न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी को, ठीक है ना, पुलिस अधिकारी को क्या करेगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगी और कहेगी आपने जिसे गिरफ्तार कर रखा है उसे मेरे सामने लाओ, मैं जांच करूंगा कि ये गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। ठीक है ना, अगर ये गिरफ्तारी अवैध है तो उसको वो मुक्त कर देगा। ठीक है, बहुत सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये रिट जारी नहीं कर सकता अगर हिरासत कानून सम्मत है, तो भैया फिर नहीं हो सकता। अब मान लो जैसे कानून ने किसी को क्या रखा है कि भैया उसके खिलाफ नॉन बेरेबल वारंट या बेरेबल वारंट डाल रखा है, तो वो क्या हो गया, कानून सम्मत हो गया। ठीक है ना, तो फिर उसमें नहीं किया जा सकता। या कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई रेलवे में बिना टिकट पकड़े जाने पे इतने महीने की कैद है, तो वो भी कानून सम्मत हुआ। तो इस तरह के जो हिरासत कानून सम्मत है उसमें क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट नहीं जारी की जाती है। कार्रवाई किसी विधान मंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो तो भी नहीं होगा। अगर भाई न्यायालय की अवमानना या विधान मंडल की अवमानना है तो भी नहीं होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालय के द्वारा हिरासत अगर है तो भी नहीं होगा। हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो तो भी नहीं होगा भैया। ठीक है ना, तो ये कंडीशंस हैं जब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं किया जा सकता। अब परमादेश, ठीक है ना, क्या आ गया साथियों, परमादेश आ गया। परमादेश जैसे नाम से ही है, ये इसमें 2 वर्ड है, परम जमा में आदेश। क्या, परम, क्या है, परम जमा में आदेश। अब परम कौन है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय। ठीक है ना, सुप्रीम या हाई कोर्ट। ठीक है ना, हाई है ना, हाई कोर्ट, ये क्या है, ये परम है, ऊपर है, मतलब सबसे उच्च है, क्योंकि ये न्याय देते हैं, जो न्याय देता है वो परम होता है। ठीक है ना, और आदेश तो क्या हो गया, परमादेश। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि भाई हम आदेश देते हैं। ठीक है ना, इसका सीधा ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि परमादेश का अर्थ क्या है। ठीक है, हम आदेश देते हैं, हम आप रिक्वेस्ट करते हैं, हम कुछ और कोटेशन इस तरह का लिखा होता है, तो आप याद रखना इसका सीधा अर्थ है हम आदेश देते हैं। ठीक है ना, हम आदेश देते हैं या आदेश देते हैं, ये हो गया। ठीक है ना, ये नियंत्रण है, ये एक प्रकार का नियंत्रण है। इसके द्वारा न्यायालय क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है, जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। ठीक है ना, सार्वजनिक अधिकारी को दिया जाएगा ताकि उनसे कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। मतलब अगर वो कोई कार्य नहीं कर रहा है या उसको करने से मना कर रहा है तो उसके संबंध में ये जारी किया जाता है कि भैया हम आदेश देते हैं ये काम करो। ठीक है ना, जब कोई जो अधिकारी है वो काम नहीं करता है, मना करता है काम करने के लिए, तब न्यायालय परम आदेश जारी कर देता है कि भैया ये काम आप करो। ठीक है ना, हम आदेश देते हैं।
इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। और ये कब नहीं जारी किया जा सकता है? निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता, ठीक है ना। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं उनके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता। जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं हो, ठीक है ना। संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध और भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, ठीक है ना, तब भी ये जारी नहीं किया जा सकता। तो आपसे कोटेशन सीधा पूछेगा, निम्नलिखित में से किस कंडीशन में, क्या बोलते हैं, किस परिस्थिति में परमादेश नहीं जारी किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये कोटेशंस आप याद रखना, इनमें से कोई कोटेशंस है तो वो उसके हिसाब से नहीं हो सकता परमादेश, ठीक है। तो आप याद रखना, किसी सार्वजनिक इकाई के विरुद्ध के संबंध में जारी किया जा सकता है, अधीनस्थ न्यायालय है उसके संबंध में, कोई प्राधिकरण है सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। निजी व्यक्ति के या कोई इकाई है उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, ठीक है, और संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, ठीक है ना, तो इस समय में नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है प्रतिषेध। ये भी बहुत अच्छा है। इसका अर्थ है रोकना, ठीक है ना। ये क्या करता है? रोकना। किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ये जारी किया जाता है। किसके? सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित प्रतिषेध किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को क्या बोलते हैं, रोकने के लिए, ठीक है ना, उसके कार्यों, न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो आपको याद रखना है, प्रतिषेध रिट जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है, ठीक है ना। देखो, अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों के को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए। अब क्या होता है कि कई बार जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो अपने क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे में ये प्रतिषेध रिट जारी की जाएगी और कहा जाएगा नहीं, ये आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, आप ये कार्य नहीं कर सकते, ठीक है, या आप ये फैसला नहीं दे सकते, ठीक है ना। जिस तरह अब जैसे क्या होता है कि जैसे ये PIL वगैरह, ये जनहित याचिका वगैरह थी, और तो इसके तहत क्या हो गया कि छोटे अधीनस्थ न्यायालयों ने भी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि उन्होंने चालू कर दिया, ठीक है, न्यायिक सक्रियता चालू कर दी। क्या कर दिया? न्यायिक सक्रियता, मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी कुछ देर कुछ टाइम पहले, न्यायिक सक्रियता, सक्रियता। तो अधीनस्थ न्यायालयों ने न्यायिक सक्रियता का हवाला देते हुए क्या किया कि बहुत सारे कार्य खुद करने चालू कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, ये न्याय, ये वाला जो कानून का निर्माण करना और उसे लागू करना, ये कार्य किसका है? ये कार्य विधान पालिका, विधानमंडल और कार्यपालिका का है। तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप न्याय कीजिए, ठीक है, जो आपके क्षेत्र में आता है आप वो काम कीजिए, ये आपके क्षेत्र में ये कार्य नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है, और किस लिए जारी किया जाता है? कि ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जो कार्य कर रहे हैं उसको ना करें, ठीक है ना। ये प्रतिषेध संबंधित न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। तो ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये प्रशासनिक अधिकरण विधायी निकायों और निजी व्यक्ति या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध कौन सा रिट जारी की जाती है? तो आपको याद रखना है ये रिट है, ठीक है ना। अब उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित होना, सूचना देना, ठीक है ना। इससे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण या पत्र द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। इससे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक क्षेत्र की कमी और कानून की खराबी के आधार पर जारी किया जाता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों है, ठीक है ना। ये क्या जाता है
कि ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं या अधिकरण है, वहां पे अगर कोई मामला लंबित पड़ा है तो उसको अपने पास मंगा लेते हैं या उनको कहते हैं कि भाई इस पे काम करो, ठीक है ना, इस पे काम करो, इस मामले पे कार्य करो, ये तब उस कंडीशन में जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का अर्थ संदर्भ में इसका अर्थ क्या है भाई, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसमें क्या होगा कि भाई इसमें अधिकार अधिकार परीक्षा मतलब इसमें क्या होगा कि भाई ये जो न्यायालय होगा ना, जो कोई सार्वजनिक कार्यालय में या किसी पोस्ट पे, ठीक है ना, किसी पोस्ट पे जो आदमी बैठा हुआ है, तो उसमें न्यायालय ये जानने की कोशिश करेगा कि भाई इसका जो इसने जो ग्रहण कर रखा है, ठीक है ना, वो वैध है या अवैध है, ठीक है ना, क्या है वो वैध है। अब जैसे कोई आदमी है सार्वजनिक कार्यालय में वो कार्य कर रहा है, तो उसके उसके कार्य की, उसकी पोजीशन की जो है वो वैधता की जांच करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा कि ये अवैध तरीके से तो नहीं है बना हुआ है, और अगर वो अवैध तरीके से बना है तो वो उसको क्या कर सकता है, उसको हटा भी सकता है ना, ठीक है ना। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, इससे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है, अतः यह किसी व्यक्ति या लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण से रोकता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना, लोग क्या करते हैं कि मतलब अपनी मनमानी करके किसी पद पे बन जाते हैं, ठीक है ना, तो ये उस चीज से क्या करता है, बचाता है, ठीक है ना। वो पूछेगा भाई आप किस अधिकार से बैठे हुए हो, आप इस पद पे किस अधिकार से हो, सीधे पूछेगा अधिकार परीक्षा। रिट यही पूछेगी आप किस अधिकार से है, और अगर आप नहीं साबित कर पाओगे तो आपको जाना पड़ जाएगा, ठीक है, और हर्जाना और जुर्माना जो लगेगा वो सो अलग लगेगा। रिट के पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामलों में तब जारी किया जाता है जब उसका निर्माण असंवैधानिक हो, ठीक है ना, ये संवैधानिक लिखा हुआ है, यहाँ पे असंवैधानिक आएगा, असंवैधानिक, असंवैधानिक हो, इस मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब मंत्रित्व कार्यालय के लिए या कोई निजी कार्यालय है तो उसमें तो कोई भी अपनी मर्जी से भैया बना देगा, किसी को निजी कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं कर सकता, और मंत्रित्व कार्यालय है वहां भी जारी नहीं कर सकता। अन्य 4 रिटों, ये रिट है, रिटों में, रिटों से हटकर इससे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा, ठीक है ना। अगर कोई इच्छुक व्यक्ति है, ठीक है ना, अब मैं हूं, मैं इस किसी आदमी की वैधता जांच करना चाहता हूं कि भाई इस पद पे बना हुआ है, वैध अवैध तो नहीं है, तो मैं जारी कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मैं पीड़ित नहीं हूं, ठीक है ना, तो मैं लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जानना चाहता हूं कि भाई ये इस पद पे वैध तरीके से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तो ये क्या है, ये पीड़ित व्यक्ति द्वारा नहीं जारी किया जा सकता, ये किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा इसकी याचिका डाली जा सकती है, ठीक है ना। तो इतना ही था दोस्तों, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, ये तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए वीडियो, और आपको अगर वाकई में अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना, बिग सरप्राइज। अब वो क्या सरप्राइज होगा, आ, वो बहुत धमाकेदार होगा, बहुत बड़ा होगा, और जब आएगा तब पता चलेगा आपको, एडवांस में नहीं बता सकता मैं, सारा जो होगा वो खत्म हो जाएगा ना, है ना। थोड़ा सा आप लोग भी इंतजार करेंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आइए, तो और उसमें मज़ा आएगा, ठीक है ना। और जितने लोग उस अनाउंसमेंट से पहले जितने लोग जुड़ेंगे उनको तो विशेष फ़ायदा होने वाला है ना। उस वो जो मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ उससे पहले जितने लोग जुड़ेंगे उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ, और भी मेरे साथ और भी कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ मैं। लेकिन ज़रूरी है कि भाई आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, है ना। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट।